सो स्टूडेंट्स, बेटा आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए। सबसे पहले 2-3 टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले जान लीजिए कि डीएनए और आरएनए में मेन अंतर क्या था। अभी तक हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आई होप आप लोगों के दिमाग में कम से कम कुछ बातें तो अब अच्छी तरह से बैठ गई होंगी। डीएनए और आरएनए इन दोनों में से एक जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए है, अब तक ये क्लियर हो चुका था। ओके, तो डीएनए सबसे बड़ी बात की वो स्टेबल ज़्यादा है, कहा गया। क्यों स्टेबल है? थाइमिन की प्रेजेंस की वजह से। यही तो बताया ना, डीएनए इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, वेयर एज आरएनए इज नॉट सो स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। ओके, दिस वाज क्लियर अप टू नाउ। एंड सेकेंड थिंग इज दैट डीएनए इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि स्टेबल ज़्यादा है। जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी लेस रिएक्टिव होगी। ये भी हमारी पूरी क्लियर थी। एंड द फाइनल थिंग इज दैट डीएनए क्या करता है? इट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये भी क्लियर हो चुका था कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये चीज़ हमें कहाँ से हुई बेटा? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से काफ़ी हद तक हमारी क्लियर हो गई थी। देखिए, हमने वहाँ पे हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन लिया था। हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन जब हमने लिया तो उसने तो चूहे ने मर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो, सारे के सारे ऐसे स्ट्रेन नहीं किल हुए थे, उन्होंने ही कुछ आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर दिया था। इससे प्रूफ हुआ था कि कहीं ना कहीं डीएनए पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसका थोड़ा सा अंश बचा रहेगा, जैसा कि वहाँ पे हुआ था। और वही एस स्ट्रेन ने आर को कन्वर्ट कर दिया था एस में। ठीक है, तो पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि डीएनए को डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। सेपरेट कर सकते हैं हम डीएनए को, सेपरेट हो जाएगा डीएनए, पर फिर से जैसे हीट करके उसको सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है, ग्रिफिथ ने, बट क्या हुआ? अगेन दोबारा से वो आपस में मिल गया। ठीक है, दोबारा अगेन रीअपेयर हो गया। तो पूरी तरह से डिग्रेड डीएनए को नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें डीएनए के केस में थी। वहीं आरएनए हमने क्या बोला? आरएनए को हमने ओएच ग्रुप, उसकी हर उसमें सेकंड पोजीशन में ओएच ग्रुप होने की वजह से वो लेस वो जो होता है लेस स्टेबल होता है और रिएक्टिव ज़्यादा होता है। अब कोई चीज़ अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगी ना बेटा, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगी, ठीक है, किसी के साथ भी जुड़ जाएगी, कुछ भी चीज़ फॉर्म कर सकती है, तो हम उसको स्टेबल नहीं कह सकते हैं। तो डी आरएनए के केस में हमारी ये चीज़ क्लियर थी। उसके अलावा पर आरएनए का अपना इंपॉर्टेंस भी था। आरएनए का इंपॉर्टेंस क्या था? कि वो जो है मैसेज करता है, प्रोटीन्स को कोड करता है और फाइनली फिर वो ट्रेट के रूप में नजर आते हैं। हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैं एक हल्के उसमें आपको बता रही हूँ। और थोड़ा सा कभी भी हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा कि हम जब भी कभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमें उसका पहले प्री नॉलेज लेनी ज़रूरी होती है। अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है उसी समय की इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, तब वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे ढंग से बैठती है। और यही सोच करके मैं हमेशा आपको थोड़ा सा पीछे जा करके उस चीज़ से कनेक्ट करती हूँ जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोग पीछे का भी अपने दिमाग में एकदम फ्लैशबैक की तरह आपके आ जाए। ठीक है ना? तो हमने अभी तक ये चीज़ें पढ़ ली। पर जेनेटिक कोड को, इंफॉर्मेशन को स्टोर तो डीएनए करता है, पर ट्रांसमिट यानी कि ले जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है? आपका आरएनए करता है। तो आरएनए के बगैर बेटा डीएनए का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अभी आरएनए वर्ड, इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी की बुक में है, तो आरएनए वर्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं जो आपका आरएनए है वो ही पहला जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में उसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन बनाने में आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। और अभी आप नेक्स्ट टॉपिक में स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, क्या होता है किसी चीज़ को हटाना, रिकनेक्ट करना, तो उसमें भी आरएनए की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बगैर आरएनए के प्रोसेस नहीं हो सकती। और ये तीनों नहीं होंगे तो भैया फिर डीएनए अपने आप में नहीं फंक्शन करता प्रॉपर तरीके से। तो ये माना गया कि पहले जो है आरएनए इवॉल्व हुआ, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, और इसके बाद ही जो है जिसको हम डीएनए बोलते हैं वो बना है। ठीक है, तो पहले आरएनए का ही एग्जिस्टेंस मानते हैं। ठीक है बेटा, तो डीएनए कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। ठीक, अब इसके बाद एक और कंडीशन, कभी क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी और मैंडेटरी टू बी अ जेनेटिक इन्फॉर्मर और जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ज़रूरी होनी चाहिए कि उसने क्या है, दे हैव द एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए? उनके अंदर रेप्लिकेट होने की क्षमता होनी चाहिए। रेप्लिकेट से हम क्या समझते हैं? अपनी कॉपी बना सके, ठीक है ना, अपना नेक्स्ट स्ट्रैंड बना सके। पेरेंट का एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड अगर पेरेंट का है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो अपने आप से फॉर्म कर सके। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है? रेप्लिकेशन यही
होता है कि एक स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड को वो बना सके, ठीक है। एंड सेकंड इसमें है कि केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए। जो कौन ज्यादा फुलफिल कर रहा था, डीएनए कर रहा था। डीएनए क्यों कर रहा था ये भी पूछा जाता है, डीएनए क्यों स्टेबल होने का क्या रीजन है, प्रेजेंस ऑफ थायमीन, ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंस ऑफ थायमीन की वजह से वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें स्लो चेंजेस होने की क्षमता होनी चाहिए। तो अब आरएनए है सेकंड पोजीशन पे ओएच पाया जाता है, उसकी वजह से वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो उसमें स्लो चेंज की जगह फास्ट म्यूटेशन देखने को मिलती है और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव कहलाता है। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से बेटा वो स्टेबल नहीं माना जाता। वहीं जो हमारा डीएनए है वो हमारे स्लो चेंजेस को अप्रूव करता है, ठीक है, उसमें स्लो चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस। और उसके अलावा क्या है, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को ये फॉलो करता हो। जैसे मेंडल ने बोला था ना कि हमारे जो ट्रेट हैं फर्स्ट जनरेशन में जो भी माँ बाप के अंदर होते हैं कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहते हैं, वो नीचे जा जाके पेरेंट्स में वो छलकते हैं। बोला था ना हमें उसने 3 रूल्स भी दिए थे, तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी होती है। तो हमने ये चीज़ पढ़ा। तो अभी इसी को आगे फर्दर ले जाने के लिए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट हैं बेटा जिन्होंने इसमें काम को और आगे बढ़ाया और इन्होंने बोला कि एक स्टेज के बाद जो डीएनए इस टाइप से होता है, कहीं एक स्टेज के बाद कभी कभी वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। क्या होता है बेटा, सेपरेट हो जाता है। जो ये 2 स्ट्रैंड्स जो अभी नजदीक में है ना, ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई और हर कोई जो है ये अपनी एक एक ऐसे एक से करके कॉपी बना लेता है। देखो मैं कॉपी कैसे बना रही हूँ, मैं एक की बाहर को बना रही हूँ, एक के अंदर को बना रही हूँ। मैं क्यों दोनों के अंदर नहीं बना रही हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। मैं दोनों के अंदर क्यों नहीं बना रही हूँ, देखो ये डीएनए का था, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये बना कौन रहा है, आरएनए बना रहा है। कौन बना रहा है, ये कौन बना रहा है, आरएनए बना रहे। ये कौन बना रहा है, आरएनए बना रहा है। और अगर ये दोनों आपस में फिर एक दूसरे का कोड करने लग जाएंगे तो ये तो पूरा ही की मैसअप हो जाएगा ना, सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये टॉपिक भी आएगा आपके। हल्का सा व्यू यहाँ पे दे देती हूँ, क्यों मैं ये दोनों को यही क्यों नहीं बना रही हूँ, एक को अंदर बना रही हूँ, एक को इधर को बना रही हूँ, क्योंकि ये मैस ना बने। फिर पता चला इन्होंने ही आपस में बनानी शुरू कर दी, इनका यूज क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी आपका आएगा, मैं वहां पे और अच्छी डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ। अभी जो टॉपिक है इसी टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला कि डीएनए जो ये होता है एक बार कभी ये बीच में ऐसे सेपरेट होता है, ठीक है। और सेपरेट जब भी ये कभी होगा तो ये जैसे पेरेंट का होगा, ये ऊपर से पेरेंट से ही आ रहा है ना, तो ये पेरेंट कॉपी होगी। क्या होगी, पेरेंट कॉपी। तो ये एक अपनी न्यूली फॉर्म्ड कॉपी रेप्लिकेशन करते हैं तो एक अपनी नई कॉपी बना लेते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से बना लेते हैं। तो ये एबिलिटी इनके अंदर होती है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, देखो आधा तो आया कहा पेरेंट्स से, ठीक है, और आधा उन्होंने खुद बनाया, नई कॉपी अपने आप बनी, इसके हिसाब से बनती है। यहाँ पे 8 है, ए है, तो यहाँ पे आरएनए जो है अपने आप टी कर देगा, ठीक है ना, पढ़ के उसको। यहाँ पे टी है तो आरएनए इसका ए कर देगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ आरएनए अपने आप उसका सी बना देगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि एक कॉपी तो पेरेंट से आई और एक कॉपी क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड हुई। तो इन्होंने इसको क्या कहा कि देखो सेमी मतलब आधा, आधा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया इन्होंने। डीएनए को कहा इन्होंने कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। कहने का मतलब आधा कंजर्व पहले से था, आधा जो है उसी की हेल्प से बना, नई स्ट्रैंड नई जो बनी वो उसी पहले वाले के हिसाब से ही नई बनी। तो हाफ ऊपर से आया, सेमी आधा होता है, तो आधा पेरेंट से आया और आधा जो है नया बना, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, उन्होंने कहा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखाता है डीएनए हमारा। ओके, यही है हमारा बेटा वॉटसन एंड क्रिक का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि हर डीएनए में एक तो क्या होगी, पेरेंट स्ट्रैंड होगी। क्या होगी, ये वाली क्या कहलाएगी, पेरेंट स्ट्रैंड। और ये वाली दूसरी जो हमने बनाई ये क्या कहलाएगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है। एक बार आप इसको और अच्छी तरह से देख लेंगे। जब तक समझना आए बेटा थोड़ा सा वीडियो को अच्छी तरह से रोक रोक के देख लीजिएगा, जहाँ कहीं भी क्लियर हो, डाउट हो तो आप समझ जाएंगे, ठीक। अब वॉटसन एंड क्रिक ने कह तो दिया भाई सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखाता है, पर इसको प्रूफ करने के लिए और फर्दर साइंटिस्ट आए और उनमें से कौन थे, मेसेल्सन, एम मेसेल्सन एंड एफ डब्ल्यू स्टाहल, ठीक है ना।
इन्होंने भाई कहा चलो है तो हम इसको प्रूफ तो करें कि ये है कि नहीं है, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। फिर इन्होंने क्या किया, एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना। इकोलाई मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसके रिजेनरेशन इसको बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, 38 मिनट्स में ही हो जाता है और नई नई वो बना देता है, जनरेशन बना लेता है, तब इसको प्रेफर किया जाता है कभी भी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाइट्रोजन लिया, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्यों लिया कि डीएनए जब भी होता है ना, अपने आसपास में अगर नाइट्रोजन है तो उसको भी गेन करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने नाइट्रोजन को चूज किया। और नाइट्रोजन के दो वो लिए, नाइट्रोजन आइसोटोप फॉर्म में मिलता है बेटा नेचर में, आपको पता होगा। एक होता है 15N और एक होता है 14N। आइसोटोप्स पढ़ा है ना आपने, आइसोटोप वो होते हैं जिनका नीचे एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, 7N 14 7N नीचे का सेम होगा, दोनों में एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 7 पर इनके एटॉमिक मासेस अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है एक में 7 है और एक में 8 है। तो इस टाइप से इन्होंने दो लिए, यही लिए क्योंकि इसको लेने का कारण था क्योंकि डीएनए नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करता है। और इन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, इक्वली को इन्होंने NH4Cl में डाला, ठीक है ना। ये हैवी नाइट्रोजन कंटेन करता है। N15 को 15N को इन्होंने क्या बोला, हैवी नाइट्रोजन, क्या बोला, हैवी नाइट्रोजन, थोड़ा सा भारी होता है। 14N को इन्होंने लाइट नाइट्रोजन बोला, जो नॉर्मल नाइट्रोजन है वो लाइट नाइट्रोजन बोला, उसको क्या बोला, लाइट नाइट्रोजन। ये ज्यादा मिलता है बेटा नेचर में, ठीक है ना, लाइट नाइट्रोजन ज्यादा मिलता है, इसकी अधिकता पाई जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को NH4Cl मीडियम में पहले क्या करवाया बेटा, ग्रो करवाया, ठीक है, कल्चर बनाया उन्होंने। ई कोलाई को NH4Cl में इन्होंने ग्रो कराया और काफी जनरेशंस तक ग्रो कराया, एक के बाद एक काफी जनरेशंस में। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको ट्रांसफर कर दिया लाइट नाइट्रोजन में, यानी कि 14 नाइट्रोजन मीडियम में, ठीक है ना। लाइट नाइट्रोजन पहले हैवी में करवाया, 15 नाइट्रोजन वाले में कराया। क्यों कराया, ताकि वो डीएनए नाइट्रोजन ले ले, ठीक है ना, काफी नाइट्रोजन ले ले, उसने ले भी लिया, ठीक है। फिर उसको ग्रो किस में कराया, लाइट वाले में। और उनका मकसद क्या था ना कि जो आगे की प्रोजेनी है देखते हैं वो कौन सा वाला नाइट्रोजन को लेके जाती है, वो हैवी नाइट्रोजन को कैरी करती है या फिर वो लाइट नाइट्रोजन को कैरी करती थी। ये था इनका मेन उद्देश्य, नाइट्रोजन को चूज करके इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाने का, कि आगे के जनरेशन में कौन सा वाला नाइट्रोजन का पार्ट जाता है, ठीक है। इस चीज को चेक करने के लिए इन्होंने सबसे पहले इकोलाई को NH4Cl में, जो कि हैवी नाइट्रोजन का सोर्स है, उसमें ग्रो करवाया। काफी जनरेशन तक ग्रो होने के बाद इसको ट्रांसफर करा इन्होंने लाइट नाइट्रोजन यानी कि 14N वाले में, ठीक है। 14N में ट्रांसफर करने के लिए अब इन्होंने क्या किया कि ये जो नाइट्रोजन किस टाइप का आगे गया है इसको चेक करने के लिए फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की ओर गए, क्योंकि भैया किसी चीज को छानना है तो उसके मेन पार्टिकल्स तो हमें निकालने पड़ेंगे ना, और वो टॉप में हमें चाहिए, ठीक है, उनको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही होती है, ठीक है। तो अलग करने के लिए उन्होंने क्या लिया, सीजियम क्लोराइड लिया, CaCl, ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड लिया। सीजियम क्लोराइड में लेके क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन की जो होती है ना, हैवी और नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन बोल रही मैं, ये अपनी बैंड बना देते हैं। क्या बनाते हैं, अलग अलग बैंड बनाते हैं, उससे पता चल जाता है ये हैवी वाला है, ये 15 वाला हैवी है, या 14 वाला लाइट है, ये कौन सा है करके, ये अपने डेंसिटी के आधार पे, ठीक है ना, डेंसिटी के बेस पे ये अपनी अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं और इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी लेयर जो है वो दिख रही है या फिर नेक्स्ट में गई है। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिया, सीजियम क्लोराइड लिया, और सीजियम क्लोराइड से अब उन्होंने डीएनए को ट्रीट करवाया, ठीक है ना, डीएनए को उसमें डाल के सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करवाई। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखा। अब रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि उन्हें रिजल्ट में क्या दिखा। रिजल्ट में क्या दिखा, उन्हें F1 जनरेशन में क्या दिखी बेटा कि F1 जनरेशन में उन्होंने, पेरेंट्स किस टाइप के थे पहले ये समझो। जो पेरेंट्स लिए थे वो क्या थे, NH4Cl में डाले थे, तो वो क्या थे, हैवी नाइट्रोजन वाले थे। हैवी नाइट्रोजन को मैं बिंदा बिंदा से दिखा देती हूँ बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका डीएनए है, क्या है आपका डीएनए, और इसमें क्या था, हैवी नाइट्रोजन। तो पेरेंट्स किस टाइप के क्या लेके जा रहे थे, हैवी नाइट्रोजन 15N को लेकर के आए थे। पेरेंट्स के पास क्या था, 15N, फिर हमने उसको 14N में डाला था, ठीक है ना, और फिर फाइनली सीजियम क्लोराइड में डाला था। और अब हम उसका चेक कर रहे हैं कि भैया आगे की जनरेशन में क्या है, क्या कौन सा नाइट्रोजन गया है, इसको चेक करा उन्होंने। तो देखा कि F1 जनरेशन में 15N भी दिखाई दिया और 14N भी दिखाई दिया,
ठीक है, जिसमें दोनों दिखाई दिए गए उसको इंटरमीडिएट कहा गया। क्या कहा गया? इंटरमीडिएट कहा गया। तो तीन चीजें अब हमारे पास आ गई। एक 15N वाला है जिसको हम हैवी कह देंगे, क्या कह देंगे? हैवी नाइट्रोजन कह देंगे। एक 14N वाला है जिसको हम कह देंगे लाइट कह देंगे, क्या कहेंगे? लाइट। एक ऐसा भी है जिसमें 15N भी है और 14N भी है। अगर ये दोनों देखने को मिलेंगे इनमें तो उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट, यानी कि बीच की कैटेगरी। ठीक है, जिसमें ये भी है और ये भी है, ठीक है, बीच वाला, तो उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, F1 जनरेशन में इन्हें क्या दिखा? 15N भी दिखा और 14N भी दिखा, दोनों दिखे। ठीक है ना। अब देखो, जबकि 15N में इन्होंने काफी जनरेशन तक रखा है, फिर 14N में डाला, पर 14N भी अपियर हुआ है। ठीक है, तो 15 और 14 दोनों नजर आए F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में क्या देखा उन्होंने? F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि एक तो इंटरमीडिएट दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक इंटरमीडिएट दिखाई दी। इंटरमीडिएट कहने का मतलब एक था 15 वाला, ये कौन सी हो गई? 15N वाली, और ये प्लेन वाली को मैं 14N बता रही हूँ। ठीक है ना, ये 14N, ये कौन सी हो गई बेटा? इंटरमीडिएट। F2 जनरेशन की बात कर रही हूँ ना मैं। ये F2 जनरेशन में कैसे दिखा? एक दिखा इंटरमीडिएट, दूसरा दिखा बेटा, दूसरा क्या दिखा? आप इस टाइप से मान लो इसको, दूसरा दिखा लाइट वाला। क्या दिखा दूसरा? दूसरा दिखा लाइट। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या है? लाइट है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा दिस इज लाइट। ओके, इसमें कोई डॉट नहीं डाल रही मैं। तो ये दोनों किसकी हो गई? 14N और 14N, यानी कि ये लाइट हो गया। और तीसरा क्या दिखा? थर्ड वाला, थर्ड वाला भी लाइट दिखा। क्या दिखा? थर्ड वाला भी लाइट दिखा। ठीक है ना, इसमें भी कोई ऐसा वो नहीं नजर आया। क्लियर? तो तीसरा वाला भी क्या दिखा? 14N और 14N दिखा। तीसरा भी क्या दिखा? लाइट। और चौथा वाला, हर चीज में हम चार ही लेके चलते हैं ना, तो चौथा वाला क्या दिखा? चौथा वाला हमें दिखा 14 प्लस 15। क्या दिखा? 14 प्लस 15, यानी कि क्या हो गया? एक में आ रहा है आपका हैवी और एक में आ रहा है लाइट, यानी कि क्या हो गया? ये 15N हो गया और ये क्या हो गया? 14N हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? इंटरमीडिएट हो गया। ये क्या था? लाइट वाला था। ये क्या था? लाइट वाला था। ठीक है ना, आप समझ लो इसको। देखो F1 जनरेशन में तो आपका क्या है, जो पेरेंट्स थे वो थे हैवी वाले। क्या थे? हैवी वाले। F1 जनरेशन में क्या दिखा? देखो, एक दिखा आपका मिक्स्ड इंटरमीडिएट दिखा, एक इंटरमीडिएट दिखा है, दूसरा आप क्या दिखा दिया? लाइट दिखा, तीसरा क्या दिखा? लाइट दिखा, चौथा क्या दिखा? फिर इंटरमीडिएट दिखा। देखो, एक 15N की है और एक 14N की है। तो कहने का मतलब देखो, दो तो हो गए इंटरमीडिएट, यानी कि 50% क्या दिखे? इंटरमीडिएट, और दो क्या हो गए आपके? लाइट। तो 50% क्या दिखे? लाइट दिखे। तो जा रहा है ना आगे। देखो, पेरेंट्स तो हैवी वाले थे, 15N वाले थे, पर देखो F1 प्रोजेनी में ही बराबर में आ गया, दो इंटरमीडिएट आ गया और दो दो। अब सेमी कंजर्वेटिव यहाँ दिखा दिया। देखो, इसने आधा पेरेंट से आया है, आधा न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया। 14N वाला तो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव, यहाँ पे भी वो दिखा दिया। और ये जो है पूरा का पूरा अगली जनरेशन का, तो 50% आपके इंटरमीडिएट दिखाए, 50% लाइट दिखाए। आपको ये डाटा पता होना चाहिए। कभी भी एक्सपेरिमेंट आ गया तो एक को डॉट डॉट करके दिखा देना 15N को, एक को सिंपल करके दिखा देना आप लोग लाइट करके। ठीक है, और बहुत इजी है बेटा, अच्छे से इसको समझोगे तो कोई दिक्कत। ये तो हो गई F2 की बात। ठीक है, अब वैसे आपकी बुक में F2 तक ही है, ठीक है, पर मैं इसमें F3 जनरेशन भी आपको बताती हूँ। F3 में उसने क्या देखा? F3 में उसने क्या देखा कि इंटरमीडिएट जो था ना, अब वो अभी 50% बता रही थी ना मैं, वो और घट गया। हर बार क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट घटता जा रहा है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब ये, एक में 15 और एक में 14, ये वाला घट रहा है। अब वो 50% से कितना हो गया? वो रह गया बेटा सिर्फ तुम्हारा 25%। 25% कहो तो चार में से एक क्या दिखा रहा था आपका? सिर्फ इंटरमीडिएट दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? इंटरमीडिएट। तो वो 25% कहलाएगा। और वहीं पे चार में से तीन जो दिखा रहे थे, ये क्या दिखा रहे थे? आपके लाइट दिखा रहे थे। तो लाइट का प्रोपोर्शन अब बढ़ता जा रहा है, यानी कि 14N वाले का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में देखो, है तो सही, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से गायब हो गया, पर उसका रेशियो प्रोपोर्शन जो है इंटरमीडिएट का धीरे धीरे घटता नजर आया। और वहीं पे जो न्यूली सिंथेसाइज था वो कहीं ना कहीं डीएनए में मिक्सअप होता जा रहा था और वो ज्यादा छलक रहा था। ठीक है, तो ये चीज ऐसी। F3 जनरेशन के बाद जब F4 आया तो इस चीज को समझ लो कि F3 जनरेशन में इंटरमीडिएट कितने हो गए आपके?
इंटरमीडिएट हो गए आपके 25%, कितने हो गए 25, इंटरमीडिएट क्या हो गए 25%, वहीं पे लाइट क्या हो गए आपके 75%। ठीक है, हमेशा 100% में से ही तो लेते हैं, ये चीज़ें तो बायो के बच्चे थोड़ा सा कहीं कहीं पे चीज़ों में दिक्कत करते हैं, बट इतना हर किसी को आता है बेटा। ठीक है ना। और वहीं पे F4 में जब देखा, F4 भी निकाला इन्होंने, जब F4 फोर्थ जनरेशन एसी की निकाली इन्होंने, तो वहां पे इंटरमीडिएट और घट गया, इंटरमीडिएट घट के अब सिर्फ और सिर्फ रह गया था 12.5%। कितना रह गया था 12.5%। और वहीं पे जो लाइट वाला था ना वो बढ़ गया था, वो कितना हो गया था तुम्हारा 87.5% हो गया था। तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए डाटा। ठीक है, आपको ये डाटा अगर लिख देंगे ना, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। अगर आपका ये मेसेल्सन एंड स्टाहल का आ गया तो आपको इसमें ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती है हमारे बायो में। अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी अच्छे से आंसर्स को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो भी आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बेटा। सो बोर्ड एग्जाम्स के लिए द वे ऑफ द टेक्निक हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ में भी काम करिए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जानते हैं बट उनका आंसर को लेआउट करने का तरीका उतना अच्छा नहीं होता जितना कि एक कभी कभी नॉर्मल एवरेज बच्चा भी अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से लेआउट करता है एग्जाम्स में, तो उसका फ़र्क बहुत अच्छा पड़ता है। तो अभी से अपनी तैयारियां जो है इस टाइप से करिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़िएगा कोई भी बच्चा। अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है बेटा। अगर आप एक अच्छी प्लानिंग से अच्छे ढंग से अगर अपनी स्मार्ट स्टडीज़ को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या पता है, डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ा था। बहुत इजीली पता है डीएनए का वेटेज हर जगह ज़्यादा रहता है, बट आरएनए के बगैर डीएनए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि काम तो आरएनए ने ही करना है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो तब बनेगी ना जब उसकी सूचना भी आएगी। अब सूचना देने वाला, मैसेज लाने वाला तो आरएनए है, तो आरएनए के बगैर डीएनए का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने जो पढ़ा जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से। तो वहाँ आपको पता चले 3-4 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, वो भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। और अगर वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पूछा जाता है तो वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। उसमें क्या कहा जाता है कि डीएनए का 1 स्ट्रैंड तो पैरेंटल होती है और एक स्ट्रैंड जो होती है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है, और वो किससे बनाता है, पेरेंट स्ट्रैंड की हेल्प से आरएनए नया स्ट्रैंड बनाता है। तो कहीं ना कहीं आधा कंजर्व फॉर्म में रहता है और आधा नया बनता है। तो यही क्या था, सेमी कंजर्वेटिव। इसको पूरा करने के लिए हमें जो है मेसेल्सन एंड स्टाहल ने दिया। ठीक है, तो फाइनल तक सुनिएगा। इससे क्या होता है, एक बार अच्छे से समझिए, समझने के बाद उसको पिक्चर माइंड में उसकी आपकी पिक्चर बननी चाहिए। आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है, उसमें डायग्राम्स को देख लीजिए और उन डायग्राम्स को बेटा कहीं ना कहीं अपने अंदर इतनी अच्छी तरह से फिक्स करिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसको मेंटली सोचिए। सोच करके जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। ठीक है, खाली ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जाता। बायो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट्स की तरह। इसको जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना इंटरेस्ट इसमें आता रहता है। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान में देखिए। फिर मेसेल्सन एंड स्टाहल ने करा, इन्होंने क्या किया, पहले इकोलाई को NH4Cl में ग्रो करवाया, क्योंकि NH4Cl जो है एक उससे नाइट्रोजन की बढ़त होती है, डीएनए में बढ़ता रहता है तो हैवी बनता है नाइट्रोजन। ठीक है, 15N हमने कहा हैवी नाइट्रोजन को। फिर काफ़ी जनरेशन तक इसमें ग्रो करवाने के बाद इन्होंने 14N में इसको ट्रांसफ़र किया। 14N क्या है, हमारा लाइट नाइट्रोजन का सोर्स है। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, इसको सीजियम क्लोराइड में डाला, वहाँ इसका डेंसिटी ग्रेडियंट चेक करने के लिए। ठीक है, अलग अलग लेयर्स मिली। फिर उन्होंने इसकी जो है वो करवाई, आगे की जनरेशन्स में चेक बैक किया। तो फर्स्ट जनरेशन जो सबसे पहले जिनके बीच में था क्रॉस करवाया है वो तो है, दोनों के दोनों क्या हैं, हैवी सोर्सेस हैं। ठीक है, 15N वाले थे, पेरेंट्स क्या थे, 15N वाले थे। फिर उसके बाद जब इनकी अलग अलग जनरेशन्स करी तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि हैवी भी दिखा, लाइट भी दिखा एक साथ में। जब एक साथ में दिखा तो वो इंटरमीडिएट रेट हो गया, और जब वो अलग अलग दिख रहा है तो किस फॉर्म में दिखा, लाइट वाले फॉर्म में दिखा। तो 2 लाइट वाले दिखाई दिए और 2 इंटरमीडिएट दिखाई दिए। तो 50% हमारे इंटरमीडिएट दिखे और 50% हमारे लाइट वाले दिखे। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड जनरेशन करवाई सेकंड से। थर्ड जनरेशन में हमने देखा कि वहाँ पर भी हमको इंटरमीडिएट भी नज़र आए हैं और क्या उसके साथ में आपको लाइट वाले भी नज़र आए हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती गई तो इंटरमीडिएट वाले का रेशियो थोड़ा कम होता गया और जो हमारा लाइट वाले का प्रपोर्शन बढ़ता गया। ठीक है, थर्ड फिफ्थ
फोर्थ, तो इस एक्सपेरिमेंट ने कहीं ना कहीं वॉटसन की जो स्टेटमेंट थी आपकी, वॉटसन एंड क्रिक की स्टेटमेंट कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है डीएनए का, उसकी पुष्टि करी। और ये काफ़ी हद तक अब कंफर्म हो चुका था कि हाँ, डीएनए जो है एक सेमी कंजर्वेटिव मोड शो करता है, जिसमें आधा स्ट्रैंड पेरेंट्स का और एक न्यूली सिंथेसाइज बनती रहती है स्ट्रैंड, और जो फिर आगे को ट्रेड्स ऐसे करके पास होते रहते हैं। ओके बेटा, तो हमने अभी तक ये पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आरएनए की डिटेल्स में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे आरएनए की वो टूटती हैं। अभी जब ये स्टाहल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो इसमें एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपोज भी किया था कि भैया इतनी बड़ी स्ट्रैंड कैसे टूटेगी, नहीं टूट सकती है। ठीक है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकला था कि एक स्ट्रैंड जो होती है वो पूरी न टूट के बीच के फ्रेगमेंट्स में टूटती है, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आपको बहुत मज़े आएंगे। और मैं कह सकती हूँ आपका आरएनए डीएनए का टॉपिक काफ़ी हद तक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस चैप्टर से बच्चों को डर लगती है, शायद धीरे धीरे आपका डर कम करने में मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो जस्ट बेटा कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ओके, एंड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।